नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कल हमने यहीं पे लेक्चर समाप्त किया था और अगर आपने अभी तक हमारा कल का लेक्चर नहीं देखा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पार्ट 1 तो जाकर देख लीजिए। ये आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, इस पर टिक करिए, क्लिक करिए और जाकर देख लीजिए, तब ये लेक्चर आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए, कल हमने ये डिस्कस किया, ये पृथ्वी है और सूर्य का चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ में। देखिए, थोड़ा सा इसमें जो भी पार्ट इसका बचा है समझने के लिए वो हम फिर से इसमें देख लेंगे। इसी में देखिए 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसके बाद मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं इनका जो मूवमेंट है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आपका मूवमेंट होता है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इतने पे ही सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, बाकी जगह तिरछी किरणें पड़ती हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी, बट इस एरिया में टाइम टू टाइम लंबवत किरणें पड़ेंगी। तो देखिए 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। अब जैसे ही हम दिसंबर से आगे जनवरी में जाएंगे, सूर्य की क्या होगा हमारा कि ये साउथ पार्ट है, दक्षिण में है। अब सूर्य की किरणें देखिए यहाँ कहा बीच में आ गई इक्वेटर पे, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। सूर्य की किरणें दिसंबर के बाद उत्तरायण होती है। उत्तरायण का मतलब क्या है कि जब सूर्य आपका उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में जाएगा। ये आपका है नॉर्थ, ये आपका है साउथ। जब साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो देखिए सूर्य का उत्तरायण क्या है, तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य का उत्तरायण होता है। अब सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है। सूर्य की किरणें अब कहां गई हैं, अब 21 मार्च तक सूर्य की किरणें इक्वेटर तक पहुंची हैं। अभी भी उत्तर ही जाएंगी, जब तक ये कर्क रेखा तक नहीं पहुंच जाती है तब तक ये उत्तरायण ही कहेंगे। अब देखिए जून 21 जून तक आते आते सूर्य की किरणें मकर रेखा से कर्क रेखा तक आ गई है। अब सूर्य की किरणें इसके बीच में ही मूवमेंट इनका होता है, इसलिए अब दक्षिण में जाएंगे। तो 22 दिसंबर से लेकर और ये 21 जून तक का समय हमारा क्या कहलाएगा, सूर्य का उत्तरायण। अब यहां से सूर्य दक्षिण में जाने लगेगा कर्क रेखा से, अब विषुवत रेखा पर जाएगा यानी इक्वेटर पे, फिर धीरे धीरे मकर रेखा पर। तो ये 21 जून से लेके और 22 दिसंबर यहां से सूर्य का दक्षिणायन होगा। तो सूर्य का उत्तरायण कब होता है, 22 दिसंबर के बाद सूर्य का उत्तरायण होगा, उत्तर की ओर सूर्य की किरणें जाएंगी, और 21 जून के बाद सूर्य का दक्षिणायन होगा। देखिए जो आपका ये इक्विनॉक्स की कंडीशन क्या है, तो सूर्य की किरणें जब ये इक्वेटर पे लंबवत चमकते हैं तो इसको हम बोलते हैं विषुव या इक्विनॉक्स। बट 21 मार्च को भी ये लंबवत चमक रही हैं इक्वेटर पे, और 23 सितंबर को भी इक्वेटर पे लंबवत किरणें गिर रही हैं, चमक रही हैं। तो 21 मार्च को क्या बोलते हैं हम, बसंत विषुव, और ये 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, शिशिर विषुव। अब देखिए यहां पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पे लंबवत चमक रही हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत चमकेंगी वैसे ही आपका यहां से देखिए इक्वेटर से जब हम मतलब ये 21 मार्च से जब हम जून की ओर आएंगे, 21 मार्च से जब हम जून की ओर आएंगे तो क्या हो गया कि सूर्य की किरणें अब 0 डिग्री इक्वेटर से लेके कर्क रेखा की ओर जा रही हैं। तो अब यहां से क्या होगा कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी नॉर्थ पोल पे, आपका नॉर्थ पोल है। अब सूर्य की किरणें नॉर्थ पोल पे तिरछी पड़ेंगी। तो जब ये 21 जून का समय ऐसा है जब सूर्य की किरणें मतलब नॉर्थ पोल पर सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा। 21 जून को सूर्य की किरणें नॉर्थ पोल पर पड़ेगी, और 21 जून ऐसा समय है जून माह में कि जब सूर्य ये नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा सूर्य का तप यानी सबसे ज्यादा सूर्य का रेडिएशन प्राप्त करेगा। फिर जैसे ही हम 21 जून के बाद आगे सितंबर की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमारे देखिए ये सूर्य की लंबवत किरणों का क्या होगा, दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सूर्य की लंबवत किरणें हमारी अभी कर्क रेखा से इक्वेटर की ओर आएंगी। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं इक्वेटर पे, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ये मतलब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक
नॉर्थ पोल पर दिन रहता है, 24 घंटे का दिन रहता है। नॉर्थ पोल पर 24 घंटे का दिन रहता है। कहां पर? ये 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक 6 माह का दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर, और इधर अंधेरा रहेगा, 6 माह की रात रहेगी। अब जब हम, यही कंडीशन सेम इधर होगी, जब हम 23 सितंबर से आगे बढ़ेंगे तो इधर नॉर्थ पोल की तरफ किरणें पड़नी शुरू हो जाएगी। तब 23 सितंबर के बाद क्या होगा? 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक साउथ पोल, 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक साउथ पोल पर दिन होगा और नॉर्थ पोल पर रात होगी। इसीलिए होता है कि, इसीलिए कहते हैं इधर 6 माह का दिन, इधर 6 माह की रात। फिर इधर जब 6 माह का दिन होगा तो इधर 6 माह की रात हो जाएगी। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। अक्षांश रेखाएं हमने देख ली थी। देशांतर रेखाओं में कुछ फैक्ट है, कुछ जानकारी है देशांतर रेखाओं के बारे में, वो भी हम यही देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी है ग्लोब या पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। आप पढ़ पढ़ के उब गए होंगे। यहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो ये रेखाएं हैं, सभी रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर मिलती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। इन्हीं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब देखिए, सभी देशांतर रेखाएं लगभग इक्वेटर जितनी बड़ी होती हैं। हमने आपको बताया है, ये हमारा इक्वेटर है और इसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्कल का मतलब यह है कि ये वृहद वृत्त है। सभी अक्षांश, इसे हम, ये अक्षांश रेखाएं हमारी, सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी जो रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्रेट सर्कल वो रेखा होती है जो पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। अब देखिए, ये सभी रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी हमारी इस तरह से है, लगभग गोल समझिए आप, इस तरह से है। मान लीजिए एक रेखा आपकी देशांतर इस साइड में है, 0 डिग्री वाली मान लीजिए कि इस साइड में है, तो 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा जस्ट इसके पीछे होगी। अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली को मिला के पृथ्वी को काट देते हैं तो 2 पार्ट में हो जाएगी, और ये सभी रेखाएं आपकी ग्रेट सर्किल होती है। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि ग्रेट सर्किल कौन कौन सी रेखाएं हैं, तो सभी देशांतर रेखाएं और आपकी इक्वेटर, ये ग्रेट सर्किल है। बाकी कोई भी अक्षांश रेखा आपकी ग्रेट सर्किल नहीं होगी। और ये जो रेखाएं हैं आपकी देशांतर रेखाएं, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर को समकोण पर काटती है। ये हमारा इक्वेटर है, इसको समकोण पर सभी रेखाएं काटती हैं 90 डिग्री पे। अब देखिए, इन रेखाओं के जो बीच की दूरी है, ठीक है, वो क्या है? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त मीन्स ये विषुवत वृत्त है आपका इक्वेटर, यहां पर अधिकतम होती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी, ये देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इनके बीच की दूरी यहाँ देखिए बिल्कुल पास पास में एक बिंदु से निकली है, यहाँ फिर एक बिंदु पे मिल जा रही है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी और भूमध्य रेखा पार करने के बाद फिर घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी? विषुवत वृत्त पे अधिकतम होगी, और ध्रुवों पर एक बिंदु पर है तो ध्रुवों पे न्यूनतम होगी। अब देखिए, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं, ये क्या है? तो किसी स्थान की सटीक जानकारी के लिए। मान लीजिए कि ये देशांतर रेखाएं इतनी है, हमने क्या किया कि हमने इस वाली देशांतर रेखा को मान लिया कि ये 0 डिग्री है। यहीं से हमने कहा कि हम इसी देशांतर रेखा से हम ये निर्धारित करेंगे कि कोई भी स्थान इस देशांतर रेखा से कितनी दूरी पे है, उस स्थान की लोकेशन यहाँ से, यहाँ के संदर्भ में बताएंगे। किसी और देश ने कहा कि नहीं, हम भाई इसको मान लेंगे, हम अपने सुविधा अनुसार इसको 0 डिग्री मान लेंगे, या 0 डिग्री का मतलब हम इस रेखा को मानते हैं कि ये हमारी मेन रेखा, ये हमारी प्रधान रेखा है, और इस रेखा से हम हर जगह की दूरी बताएंगे। तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि लगभग 1884 में अमेरिका में एक बैठक हुई थी। उसमें ये सर्वसम्मत से निर्धारित किया गया कि जो लंदन है वहां पर एक स्थान है जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच, ये एक प्लेस है वहां का। ग्रीनविच में है एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में। इस बैठक में ये माना गया, निर्धारित किया गया कि जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से रेखा, यहां से जो रेखा जा रही है, यहीं पे है लंदन, जहां पे वहीं पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। मान लीजिए कि यहां से जो रेखा ये जा रही है उसी को माना गया ग्रीनविच मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, या ग्रीनविच मेरिडियन।
इसी रेखा को हम इसी रेखा को 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री देशांतर कह दिया गया। ये आपका है, मान लीजिए कि ये आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसके इधर कितनी रेखाएं हैं? 180 रेखाएं खींची जाएंगी और इसके इधर भी 180 रेखाएं खींची जाएंगी। तो ये हो गया आपका बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है पृथ्वी को, तो इसे हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। इसे बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया आपका। ये जो आपकी रेखा है 0 डिग्री है। इसी तरह से जो 180 डिग्री रेखा होगी, इधर 180 रेखाएं हैं और इधर भी 180 रेखाएं हैं, पर ये चूंकि पृथ्वी एक गोल है तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 इधर पीछे जाएगी और ये 0 डिग्री है, इधर बढ़ते बढ़ते 180 इधर पीछे जाएगी। तो 180 डिग्री जो रेखा होगी देशांतर, वो आपकी कॉमन होगी दोनों तरफ। तो टोटल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 360 देशांतर रेखाएं होंगी। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? तो 360। देखिए 180, 180, 360। अब आप बोलेंगे कि ये 0 डिग्री तो एक अलग है, 0 डिग्री वाली तो हमने काउंट नहीं किया, 361 हो जाएंगी। लेकिन चूंकि 180 वाली दोनों तरफ जाके मिल जाती है, 180 वाली एक ही रेखा है, तो इसीलिए हमने 0 डिग्री को इसमें शामिल कर लिया है और ये 359 रेखाएं हो जाएंगी। 180 वाली एक ही है इसलिए। अब ये मिलाएंगे 0 डिग्री वाली, 360 हो जाएंगी। ये जो 180 डिग्री वाली आपकी रेखा है पीछे वाली, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर। ये हमारा था 0 डिग्री। इधर की जो देशांतर रेखा इसे हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। इसको बोलते हैं हम पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। अब देखिए, तो देशांतर, अक्षांश और देशांतर हमारा समाप्त हो चुका है। चलिए, ये है हमारा विश्व का मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल, और इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो विषुवत रेखा है वो किन देशों से होकर गुजरती है। देखिए, ये है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अब ये किन किन देशों से गुजरती है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विषुवत रेखा जा रही है, आप देखते हैं कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए, ये है आपका इक्वेडोर, ये कोलंबिया, ये ब्राज़ील। 3 देश इधर हो गए, 1 2 3। अब आगे देखिए, ये आपका है साओ टोमे प्रिंसिप, फिर गैबन से गुजरती है, फिर कॉन्गो से, फिर कॉन्गो रिपब्लिक, फिर उगांडा, फिर केन्या और फिर ये सोमालिया। ये आपकी जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा, ये इतने देशों से होकर गुजर रही है। अभी आगे देखिए कहाँ से ये पास हो रही है। ये आपका ये इक्वेटर आ रही है, ये देखिए बीच में मालदीव आ गया है, मालदीव से भी पास हो रही है। ये इंडोनेशिया है, पूरा इंडोनेशिया से पास हो रही है। और अंत में है आपका ये किरिबाती। तो टोटल कितने हैं? टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, 13 देश हैं। 13 देशों से आपकी इक्वेटर पास होती है। देखिए, ये है आपका, अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं पास होती हैं। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा ये दोनों पास होती हैं। और यहाँ के 3 देश हैं, एक इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। तो
विषुवत रेखा या इक्वेटर जो है वो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? तो आंसर होगा 3 देशों से। आप इस मैप में ये भी देख सकते हैं कि अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है। चलिए आप देख लेते हैं कि हमारी ये जो कर्क रेखा है ये वाली, और जो ये मकर रेखा है ये कितने देशों से गुजरती है। देखिए यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है कि ये विषुवत इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है, या ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से किस देश से होकर इक्वेटर गुजरती है, या इसमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ से इक्वेटर नहीं जाती है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती। दूसरा ये कर्क रेखा के बारे में सेम क्वेश्चन। तीसरा मकर रेखा के बारे में सेम क्वेश्चन। चौथा ये जो आपकी 0 डिग्री है जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ये किन देशों से होकर गुजरती है। चलिए इक्वेटर हमने देख लिया है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा वो कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए ये है आपका वो हवाई आइलैंड, ये आपका हवाई आइलैंड है, ये आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। तो एक तो हो गया हवाई आइलैंड, दूसरा देखिए मेक्सिको है, और ये बहामास हो गया। ये रेखा जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आगे देखिए, बच्चा रो रहा होगा कहीं मोहल्ले में, आवाज़ आ रही होगी। देखिए ये है आपका वेस्टर्न सहारा, ये मॉरिटानिया है आपका, ये माली यहाँ से भी गुजरती है, अल्जीरिया से भी गुजरती है, नाइजर, लीबिया, चाड, इजिप्ट, इसे मिस्र बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, ये यूएई है, ये ओमान है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा सुंदर भारत, और आगे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे आगे ये बांग्लादेश है आपका, ये म्यांमार है। फिर ये दुष्ट चीन हो गया आपका, फिर ये वियतनाम है आपका ये वाला, और लास्ट में है ताइवान। इतनी कंट्रीज है जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो मकर रेखा है किन किन देशों से गुजरती है। तो ये है आपकी मकर रेखा, ये आपकी मकर रेखा है। देखते हैं किन देशों से गुजरती है। देखिए ये आपका है फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये एरिया देखिए, ये लिखा है ना फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये पूरा एरिया है फ्रेंच पॉलिनेशिया, यहाँ से गुजरती है। अब आगे देखिए, ये है आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, दिख रहा होगा आपको, अर्जेंटीना है ये पराग्वे है, और ये ब्राज़ील है आपका, यहाँ से गुजर रही है, ये जा रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ गए हैं। तो ये नामीबिया हो गया, ये बोत्सवाना हो गया, ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ये मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर। और आगे बढ़ते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है आपका टोंगा, यहाँ पे है टोंगा आपका। इतने देशों से होकर आपकी मकर रेखा गुजर रही है। चलिए देखते हैं कि जो हमारी ग्रीनविच मेरिडियन है वो किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये है आपकी ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। और ये किन देशों से गुजरती है, देखिए ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ये दूसरा है आपका फ्रांस, ये स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, यहाँ पे है बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये इतने देशों से होकर गुजर रही, और नीचे जाने पर ये आगे जाने पे दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। अभी देखिए हम बस देख लेते हैं, सिर्फ इसको अभी पढ़ना नहीं है। जलवायु पेटियां, देखिए ये है आपकी 0 डिग्री, ये है आपकी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ,
ये है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका पोल है नॉर्थ पोल। इसी तरह से साउथ में जाएंगे तो ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ, ये आपकी 66.5 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री साउथ, ये आपकी साउथ पोल 90 डिग्री। देखिए क्या होता है कि आपको अभी मैंने वो जो चित्र पढ़ाया था कि ये है 21 मार्च, 21 मार्च है, ये 21 जून है और ये आपका 23 सितंबर है, 23 सितंबर। तो यहां से लेके यहां तक सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है। यहां पे ऐसे था, यहां पे और यहां पे। देखिए चूंकि पृथ्वी क्या है अपनी एक्सेस से थोड़ा सा झुकी हुई है, इसीलिए जब सूर्य की किरणें आपकी पड़ती हैं तो ये इस समय जून में तो ये नॉर्थ, चूंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो सूर्य की किरणें ये पोल पे चली जाती है, इसीलिए इधर दिन रहता है। अगर यही पृथ्वी झुकी नहीं होती, सीधी होती, तो बिल्कुल सूर्य की किरणें हमेशा एक ही जगह पे पड़ती, इसी एरिया में पड़ती। यही पृथ्वी ऐसे घुमा करती, लेकिन चूंकि झुकी हुई है तो कभी इधर पड़ती है और जब इधर जाएगी तो फिर पृथ्वी इधर को ही झुकेगी, तो साउथ पोल की तरफ इसकी किरणें जाती हैं। तो देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है कि इस 21 मार्च से लेकर 23 जून तक क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तरी भाग में रहती हैं, मतलब इस पार्ट में रहती है, यहां से यहां तक चमकती हैं। ठीक है, सारे यहां पे क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर से लेके और इक्वेटर तक चमकती हैं। अब यहां पे क्या होगा, सूर्य तब सूर्य यहां पे चमक रहा है इस समय, जब यहां पे सूर्य चमक रहा है 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, यहां पे सूर्य चमक रहा है तो सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त होगा, सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा सूर्य, जब यहां सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होंगी तो सबसे ज्यादा यहां पे क्या होगा, गर्मी होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे सूर्य की किरणें कम प्राप्त होंगी, इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये आपको चीजें सब समझ में आएंगी कि क्यों इसे ये बोलते हैं, क्यों शीतोष्ण बोलते हैं, क्यों इसे शीत कटिबंध बोलते हैं। ये हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन, ये टेम्परेट, जोन, ये फ्रिज जोन, ठीक है। ये सिर्फ आपको बस यही सेम इधर है, ये उष्ण कटिबंध है, ये पूरा एरिया जो आपका है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक, ये उष्ण कटिबंध है। और फिर इसे को टेम्परेट जोन बोलेंगे, फिर से इसको हम ये फ्रिज जोन बोलेंगे। ये सिर्फ आपको बस दिखाए हैं, अभी देख लीजिए, बाकी सब समझ में आएगा कि कहाँ मरुस्थल होते हैं, कहाँ पे पहाड़ है, क्या है, सब समझ में आएगा। अब देखिए हमारा अक्षांश और देशांतर समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो हम शुरू करेंगे भौतिक भूगोल से, पृथ्वी के अंदर क्या है, भूपर्पटी पर क्या है। अब हम भौतिक भूगोल से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।